गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल? आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। समवॉट कुछ लोग उधर अभी तुम्हारे स्क्रीन पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, गलती से हो गया वो। एक्चुअली इट इज कंपनीज एक्ट 2013, द वेरी फर्स्ट लेक्चर। कुछ लोगों को ऐसा शॉकिंग हुआ रहेगा, अरे गलती से नाम डाला है क्या विकास सर का। नो 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 नो, कंपनीज एक्ट 2013, ये मैं ही तुमको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे सीएस वाले आ गए क्या? सीएस, ठीक है। ओके, चलो। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन से तुम लोग को थोड़ा सा टेंशन देने को स्टार्ट करूंगा मैं। क्या टेंशन है क्या है बाद में देखते हैं, लेकिन जस्ट टेंशन आएगा ऐसा है, ठीक है? चलो। द कंपनीज एक्ट 2013, स्क्रीन विजिबल एकदम? ओके, ठीक है। चलो, सबसे पहला सीए फाउंडेशन एंड सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सीएसईईटी, दोनों फाउंडेशन वाले हैं, दोनों फाउंडेशन वाले। सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, बट सीएस फाउंडेशन का नाम चेंज किया, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सीएसईईटी। आई होप सीएस वालों को उनका जो प्रोफेशन है, जिसका फर्स्ट लेवल पे सीएस फाउंडेशन, उसका पूरा नाम याद रहेगा आगे तक। हाँ सर, क्योंकि बोलने के लिए अभी याद रहने के लिए तकलीफ है ना, क्योंकि ऑलवेज हम लोग सीएस फाउंडेशन ही बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो सम लेक्चर्स दोनों के कंबाइन चलेंगे और कुछ लेक्चर्स सेपरेट चलेंगे। ध्यान दो इधर पे, जितना कंबाइन चलेंगे पहले हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे, और जितना सेपरेट चलेगा वो तो अपने को पढ़ना ही है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, चलो। सबसे पहला थोड़ा सा सब्जेक्ट का, चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, दोनों के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। सबसे पहला सीएस फाउंडेशन के लिए सब्जेक्ट नेम है बिजनेस लॉ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिजनेस लॉ, बरोबर ना? मानो सब्जेक्ट का नाम ये है ना? पेपर नंबर 2A, बिजनेस लॉ। ओके। एंड सीएस वाले, आपके यहाँ पे नाम है लीगल एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट का नाम। सीए वालों के लिए बिजनेस लॉ, सीएस वालों के लिए लीगल एप्टीट्यूड। चैप्टर सीए वालों के लिए कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। एंड सीएस वालों के लिए चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, दैट इज चैप्टर नंबर 4। लेजिस्लेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, चैप्टर नंबर 3 मैंने ही पढ़ाया है, सीएस वाले, इफ यू रिमेंबर। एंड बाद में मैंने 75 ऑब्जेक्टिव भी दिए प्रैक्टिस करने को। यस, याद है तुम लोग को सीएस वालों? याद है कि नहीं? ओके, कुछ लोगों को याद है, सबको याद नहीं है। ठीक है, आई होप तुम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करते होंगे। अभी तक किसी ने डाउट पूछा नहीं मेरे को कि सर उसके अंदर कुछ हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलेगा। तो सीए फाउंडेशन में चैप्टर का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, एंड सीएस एग्जीक्यूटिव में नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। सीए फाउंडेशन अपना लॉ का पेपर सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर बोला मतलब क्वेश्चन आंसर पैटर्न। क्वेश्चन आंसर पैटर्न में स्पेशली केस स्टडी है। व्हाट इज अ केस स्टडी? किसी को पता है केस स्टडी क्या है? एनीवन हैविंग एनी नॉलेज? केस स्टडी, अनफॉर्चुनेटली तुम लोग ऐसी बैच हो कि तुम्हारे इधर से पूरा पैटर्न चेंज किया 11 12 का, और 12 11 12 के बच्चे राइट नाउ 12 स्टैंडर्ड में केस स्टडी पढ़ रहे हैं। केस स्टडी बोला मतलब आप लोग को कोई सिचुएशन दे दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन दे दिया कि
सो एंड सो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी बनाने की है, बट मेंबर है ना 200 से ज्यादा है, तो कैन प्राइवेट कंपनी कैन फॉर्म? तो तुम्हारा आंसर आएगा नो। प्राइवेट कंपनी को एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी को मैक्सिमम 200 मेंबर्स चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो इट वुड बी योर आंसर। तो आपको कोई सिचुएशन दे देंगे, एनी सिचुएशन, कोई भी, जरूरी नहीं है कि जितना हम लोग पढ़ाएंगे उसमें से भी आए, उसमें से ही आएगा, मतलब जितने केस स्टडी हम पढ़ेंगे उसमें से ही आएगा। आपको कोई भी सिचुएशन देंगे एज पर सिलेबस, सिलेबस के अंदर। यस, मानो ने बराबर बोला, सिचुएशन के हिसाब से केस रिलेट करके एक्सप्लेन करने का। वेरी गुड, परफेक्ट। और सीएस वाले एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, टिक मार्क करने का, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, सीए वालों से ज्यादा सीएस वाले अपने को पढ़ने का है, इतना ध्यान में रखो। 1 मार्क मिलेगा भी तो 1 मार्क 100% जाएगा भी, इतना ध्यान में रखो। तो डोंट थिंक सो कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है तो हम लोग एकदम सेफर साइड में है, डोंट थिंक सो। तुमको तो सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन को वेटेज चैप्टर का 15 to 20%। ये 50 मार्क का पेपर है, 50 मार्क का ही होता है। अगर 15 मार्क्स बोला मतलब 7.5 से 20 मार्क्स बोला मतलब 10, मतलब मैक्सिमम 10 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। और एग्जाम में इससे रिलेटेड तुमको 10 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, 6 और 4 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है। बट वी कांट प्रेडिक्ट, जैसा मैंने तुम लोग को अकाउंट्स में भी बोला, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन पेपर में इसमें से कितना क्वेश्चंस आएगा, कितने मार्क के लिए आएंगे। नॉट इन अकाउंट्स, नॉट इन लॉ, इन एनी सब्जेक्ट। रीजन क्या है? अभी 2 साल पहले, मतलब अभी रफली 4 अटेम्प्ट तक, 4 अटेम्प्ट के पहले एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज में भी वेराइटी थे। वेराइटी बोला मतलब पेपर चेंज होते रहता था, इतने सारे हैं। 100 मार्क का पेपर होता था, सॉरी 50 मार्क का पेपर होता था, उसमें इतने सारे चैप्टर्स। तो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता था, किसमें से कितना आएगा कुछ पता नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो जो इंटर वाले हैं, आपका सेकेंड लेवल, इंटर वाले के ऐसे कुछ ये कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट बना के सेंड करते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट। उसमें दिखता है कि एक साल वो चैप्टर पूछा नहीं है, बट एक साल उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आपके पास अगर कुछ वेटेज आएगा ना, खाली सुन के रख लेने का, ध्यान नहीं देने का। ध्यान नहीं देने का मतलब क्या? मतलब अपने लिए एवरीथिंग इज इक्वल इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, सब अपने लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। और स्पेशली लॉ के लिए बोलूं तो आप अभी लॉ का बेसिक पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो बेसिक पढ़ रहे हो, आइदर सीए स्टूडेंट और सीएस स्टूडेंट, दोनों जब सेकेंड लेवल पे जाएंगे तो उतने हायर लेवल पे जाएंगे तुम लोग, उतने हायर लेवल पे जाएंगे। तो बेस मजबूत होना चाहिए। तो सीए फाउंडेशन के लिए वेटेज पता है, बट सीएस फाउंडेशन के लिए वेटेज पता नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसमें से कितना भी आ सकता है। तो ये था ओवरव्यू। अब आते हैं सिलेबस को लेके। ऑन योर स्क्रीन फिलहाल सिलेबस दिख रहा है। सिलेबस में सीएफसी में इंट्रोडक्शन है, कंपनी मीनिंग एंड फीचर्स है, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, क्लासेस दैट इज द टाइप्स ऑफ कंपनी, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, classification of capital, shares and kinds of shares, memorandum of association, doctrine of ultravirus, articles of association and doctrine of indoor management। इतने सिलेबस, इतने टॉपिक अपने को कवर करने के सीए के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सीए। लेकिन अभी मैं अगर सीएस के अंदर जाऊं, अच्छा ये जो हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा है, जो ब्लू कलर में हाईलाइट किया हो मैंने, ये क्यों हाईलाइट किया पता है? इतने टॉपिक अपने को सीएस में कंबाइंड पढ़ने के हैं, इतने सिमिलर टॉपिक है, इतने टॉपिक अपने कंबाइंड चलेंगे। ध्यान दो, इतने टॉपिक कंबाइंड चलेंगे। और अगर सीएस की बात करूं तो हो सर, इतना सारा, कुछ इतना सारा नहीं है, कुछ इतना सारा नहीं है, सब छोटे छोटे टॉपिक है। इसमें से कितने टॉपिक आपने पढ़े हुए भी है, मेजॉरिटी एसपी के स्टूडेंट है। तो मीनिंग ऑफ कंपनी, nationality and residence of a company, concept of personality,
company distinguished from other business enterprise, journey of Indian company law, concept paper on company law 2004 and JJ Irani report, company meaning and features, class types of companies, classification of capital, share and kinds of shares, board of director, appointment of director, removal of director, meeting of board, shareholder meeting, CSR, business ethics, ethical dilemma and addressing ethical dilemmas. उसमें जो हम लोग ने सीएस में रेट से मैंने हाईलाइट किया है वो सीए वालों को भी पढ़ने का। अब सीए वाले बोलेंगे सर इसमें से कुछ पॉइंट हमको नहीं है, ठीक है कुछ पॉइंट तुमको नहीं है बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। जैसे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स की बात करूं, कैपिटल की बात करूं, तो अभी तुम्हारे इधर क्लासिफिकेशन है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो भी पढ़ना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ये सब अपने को पढ़ने का है। छोटा छोटा पॉइंट, कुछ ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। तो सीएस वाले जो रेड में मैंने मार्किंग किया है वो हमको साथ में पढ़ने का है, और सीए वाले जो तुम्हारे लिए ब्लू में मार्किंग किया है वो हमको कंबाइंड में पढ़ने का, एंड अदर टॉपिक सेपरेट चलेंगे दोनों के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट थोड़ा सा ओवरव्यू सिलेबस को लेके। नाउ मेन अभी अपना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, बट एग्जैक्टली मैं आज कंपनीज एक्ट 2013 पे नहीं आऊंगा। एग्जैक्टली आज कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग को कहां तक पहुंचने का पता है? आज आज हम लोग को फिलहाल हिस्ट्री पढ़ने की उसकी, और हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे सीएस वालों तुम्हारे लिए बहुत काम की है क्योंकि तुम्हारे बुक में ऑफिशियल दिया है, बट सीए वालों ये आगे तुमको कोई बताने वाला नहीं है, तो जस्ट एक बार गो थ्रू करने का है। लेकिन अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्टूडेंट ऑफ ओसीएम हम लोग ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है अपने पास। हम लोग ने क्या क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, किसी को कुछ पता है? कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हम लोग ने? नहीं याद है तो डूब मरो। लास्ट ईयर ही हम लोग ने 12th का एग्जाम दिया है, रिजल्ट भी आए हैं और फैंटास्टिक मार्क्स भी आए हैं, अगर याद नहीं होंगे तो। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े सब साथ में शॉर्टकट में लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके पास सोल्ड, ओहो उत्कर्ष देगा, ये तो सीधा निपटा दिया, खत्म। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट इन द फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेरी गुड। सो वी हैव स्टडीड sole proprietor, single person, single handedly owned, control and managed by business managed by one person। फिर पढ़ा पार्टनरशिप फर्म, एक से भले दो, मिनिमम टू, मैक्सिमम। पहले कुछ उधर पे 10 और 20 का लिमिट था, बाद में बढ़ा के 50 कर दिया, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली, खानदानी बिजनेस, याद आता रहेगा तो खानदानी बिजनेस हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी, द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द सर्विस टू इट्स मेंबर्स। एंड जो सबसे लास्ट में बिगेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनको चलाने के लिए सम रूल्स एंड रेगुलेशन है, सम एक्ट्स है। यू नो वेरी वेल, तुमको नाम पता है एक्ट के। जैसे अभी सोल प्रोप्राइटर की बात बोली, तो सोल प्रोप्राइटर के लिए तो कोई भी एक्ट नहीं है, सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई भी एक्ट नहीं, अपने मर्जी का मालिक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट है? पूरा अच्छे से नाम बोलने का, खाली पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलने का। ये देखिए तो और शॉर्टकट में 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी गुड। और आपके सिलेबस में, लॉ के सिलेबस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, और लिमिटेड लाइबिलिटी के बाद में अपना द कंपनीज एक्ट आता है। ठीक है, चलो। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है।
फिर हम लोग दूसरा बिजनेस जाते हैं, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके लिए भी एक्ट है, किसी को याद है क्या? बीसीके में आएगा, ध्यान रखो। इसके लिए कौन सा एक्ट है पड़ा हुआ है जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए? वेरी गुड, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वेरी गुड। फिर उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके लिए एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। लेकिन महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ईयर क्या? महाराष्ट्र के लिए भी सेपरेट एक्ट है ना, 1960। वेरी गुड, परफेक्ट। एंड जो सबसे लास्ट में आता है अपना कंपनी, अपना कंपनी, कंपनी के लिए कौन सा एक्ट लगेगा? तो सर नाम ही है अपना। अपना नाम ही है, क्या नाम है? द कंपनीज एक्ट 2013 और 1956? 2013, वेरी गुड। 1956 अबॉलिश हो गया है, मतलब इनफैक्ट आई कैन से दैट कैंसिल हो गया है, खत्म हो गया है अभी। बहुत पुराना था वो। कंपनीज एक्ट 1956 लास्ट ईयर तक मैंने पढ़ाया था, एसपी के बच्चे लोग जो है। ऐसा गाली मत मारना कि सर लास्ट ईयर 1956 पढ़ा है, ये साल 2013 क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैंने वो टाइम पे ही बोला था आप लोग को कि actually in reality there is no 1956, it is a 2013, and there are various and drastic changes। चेंजेस क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा, वो हम लोग बाद में देखते हैं, आज के लेक्चर में ही आएगा। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये अपना एक्ट है। हाँ, तो अभी पॉइंट आता है इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज एक्ट इन इंडिया। देखो अभी हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ कंपनीज एक्ट इन इंडिया। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो कंपनीज एक्ट अपना नहीं है, इट इज नॉट प्योरली इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडिया का प्योर एक्ट नहीं है। दिस एक्ट इज फाउंड बाय द ब्रिटिशर्स। लाइक अगर मैं बोलूं तो हम लोग बोलते हैं ना, अभी सॉरी मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं जो यूजुअली हम लोग बोलते हैं, उसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हिंदी में बोलूंगा तो थोड़ा बुरा लगेगा। चलो पहले इंग्लिश में बोलता हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं ना, चाइल्ड ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स, चाइल्ड ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स। और अभी हिंदी में बोलूं तो अंग्रेज की औलाद। कितना चीप लगता है ना। पहला वाला का भी मीनिंग सेम था, दूसरे का मीनिंग भी सेम था, बट सर दूसरा वाला एकदम चीप लगता है। ठीक है, तो जो अपना कंपनीज एक्ट है ना, ये इंडिया में नहीं बनाया हुआ है, ये प्योरली प्योरली किसके ऊपर बेस्ड है? तो ब्रिटिशर्स इंग्लिश रूल, इंग्लिश एक्ट, इंग्लैंड के कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस्ड है। इसका जन्म ही उधर से हुआ है, इसका जो बेस है वो वहां से ही बनाया हुआ है। इसके लिए आप है ना मेजॉरिटी केस पढ़ेंगे, मेजॉरिटी केस पढ़ेंगे इसके अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो एक्ट आपको बाहर का ही, वो मेजॉरिटी केस स्टडीज बाहर के ही मिलेंगे। इंडिया से रिलेटेड बहुत कम मिलेगा आपको, मेजॉरिटी केस बाहर के मिलेंगे। बिकॉज इसका जो बेस है वो बेस इंग्लैंड के रूल के ऊपर है, इंग्लिश कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। इतिहास याद है क्या? जब हम लोग स्कूल में थे, छोटा छोटा बैग लेके जाते थे, तब हम लोग इतिहास नाम का सब्जेक्ट पढ़ते थे। वो सब्जेक्ट में हमको आता था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहां पे ये पहली कंपनी इंडिया में आई। और ये आने के बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इधर पे थोड़ा सा रूल अलग करके इंडिया के हिसाब से एक नया एक्ट बना दिया, इंडियन कंपनीज एक्ट करके, इंडियन कंपनी लॉ बना एक्चुअली। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1844। देखो ये कहां से स्टार्ट हुआ है, 1844। और इंडिया में जो इंडिया का जो पहला एक्ट दिया उन लोग ने, इंडिया को पहला एक्ट दिया कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 1850, इंडियन कंपनीज एक्ट 1850। एंड राइट नाउ वी आर स्टडीइंग कंपनीज एक्ट 2013। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर 1815 से 2013 तक कुछ चेंज नहीं हुआ, सब सेम है क्या? नहीं बच्चों, ड्रास्टिक चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। क्या है?
चलो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सीएस वाले बहुत ध्यान दो। पढ़ाई तुमको के लिए इसके ऊपर मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट बहुत तैयारी ध्यान का दो, साथी। तुमको इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। और सीए वालों, तुम्हारे के लिए जस्ट फॉर नॉलेज है, इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर में तुमको कुछ उसके ऊपर आ सके। नेक्स्ट ईयर बोला मतलब नेक्स्ट लेवल पे। चलो, सबसे पहला 1844 में इनैक्टमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 इंग्लैंड में हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय इनैक्टमेंट? इनैक्टमेंट का मीनिंग है कानून, लॉ। पहला कानून 1844 में बना, किधर पे? इंग्लैंड में। और उसका नाम क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, द वेरी फर्स्ट। लेकिन ये एक्ट बना ना, इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ पॉइंट थे नहीं उनके। उसके बाद में एक्ट आया इंडिया में 1850, इंडियन कंपनीज एक्ट 1850। और ये एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफरेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस ऐड किए। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एंड ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी बोला मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फिर 1857 में conferred the right of registration with or without limited liability based on English Companies Act 1855। अभी वहां पे इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1855 के अंदर कुछ अमेंड किया, तो यहाँ पे भी उन लोग ने 1857 में कुछ अमेंड किया। एंड इट कन्फर्ट का मीनिंग क्या है? ग्रांट। कन्फर्ट द राइट मतलब इट ग्रांट द राइट, अप्रूव द राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लाइबिलिटी? तो लिमिटेड लाइबिलिटी का बच्चों यहाँ पे मीनिंग क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। अगर आपको याद होगा तो ओसीएम में हम लोग ने पढ़ा था लाइबिलिटी से रिलेटेड। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टिल द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। लाइबिलिटी टिल अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर के ऊपर जितना पैसा देने का है उतना बाकी, वही उसका लाइबिलिटी है। उसके ऊपर कंपनी एक भी रुपया मांगेगा नहीं, कंपनी एक भी रुपया मांगेगा नहीं। और अनलिमिटेड में तो अनलिमिटेड है, कंपनी को जब भी जरूरत पड़ा तो कंपनी क्या कर सकता है? मांग सकता है। तो कंफर्ट का मीनिंग है ग्रांट। कंफर्ट का मीनिंग क्या है? ग्रांट। 1857 के बाद में 1860 आया। अब 1860 के अंदर क्या किया? इसने बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी को भी इंक्लूड कर लिया। बैंकिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, आईआरडीए, क्या आएगा अपने को मीनिंग के अंदर? आईआरडीए। उसके अंदर भी उन लोग ने क्या किया? इसको कंपनीज में ऐड कर दिया इन 1860। फिर 1866 में द कंपनीज एक्ट 1866 बेस्ड ऑन इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1862 रिपील्ड ऑल प्रीवियस एक्ट। इधर रिपील्ड का मीनिंग क्या है? रिपील्ड का मीनिंग है रिवोक। अब तुम लोग ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवोक्ड? रिवोक्ड का मीनिंग क्या है? कैंसल। वेरी गुड। क्या मीनिंग है? कैंसल। तो जब ये कंपनीज एक्ट बना 1866, तो इसने इसके पहले के सब एक्ट को कैंसिल कर दिया, सब एक्ट के प्रोविजन को बंद ये कर दिया, कैंसिल कर दिया ना। उसने वापस से एक्ट के अंदर कुछ नया बनाया एंड इट इंटर आलिया फॉर इनकॉर्पोरेशन। व्हाट डू मीन इंटर आलिया? किधर वर्ड सुना है? इंटर आलिया बोला मतलब अमंग अदर थिंग्स। अमंग अदर थिंग्स मतलब ऑल सब चीजों के साथ से इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन एंड वाइंडिंग अप।
इसको भी इंक्लूड किया, कंपनी बंद करने से रिलेटेड जो रूल है। इसके साथ में और सब चीजें को लेके आए, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, वाइंडिंग अप से रिलेटेड और भी बाकी चीजें क्या की, इंक्लूड की। मतलब 1866 के पहले जो भी था वो सब क्या हो गया, रिवोक्ड हो गया, वो सब कैंसिल हो गया। अभी ये नया एक्ट बन गया, नया लॉ बन गया 1866 में। अब ये 1866 के बाद में 1882 में इसको रिकास्ट किया। व्हाट डू मीन बाय रिकास्ट? रिकास्ट का मीनिंग किसी को पता है? इन जनरल रिकास्ट का मीनिंग है रीमेक, रिकंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्चर। रिपीट नहीं बोल सकते, रीमेक बोल सकते हैं। रीमेक के अंदर अभी कुछ और, इनफैक्ट अगर मैं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना तब तुमको मालूम पड़ेगा। रिपेयर सुना है? रिपेयर्स, कोई एग्जिस्टिंग थिंग्स है उसके अंदर ही कुछ हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज द रिकास्ट। समझा? लैंस अंडरस्टूड? रिकास्ट का मीनिंग क्या है? रीमेक, कुछ चेंजेस किया। एंड दिस एक्ट इज इन्फोर्स टिल 1913। एनफोर्स का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग बोला तो enforced, bound by law, okay, imply, enforce, come into existence. Very good. I can say that in simple word, implemented, implementation, working. ये कब तक लागू? अगर शुद्ध हिंदी में, एकदम प्योर हिंदी में बोले तो लागू। ये एक्ट कब तक लागू था? 1913 तक। देखो कितना साल हो गया, 1882 के बाद में चेंज करके 92, 02, 20, 20 और कुछ 30, 31 ईयर्स, 31 ईयर्स तक ये एक्ट चला। फिर उसके बाद में ये 1913 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिचुएशन, इंडियन कंडीशन के हिसाब से। इन 1913 वहां इसको चेंज किया इंडियन कंडीशन के हिसाब से। फिर 1936 में कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट वाज पार्ट। कॉम्प्रिहेंसिव बोला मतलब अभी और चीजें ऐड कर दी 1936 में। देखो अभी ये सब इंडियन के हिसाब से चल रहा है। ऑल सच थिंग्स, जो भी जितने चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए, इट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन, इंडियन सिचुएशन, उसके हिसाब से चेंज किए। एंड 1936 के बाद में 1951 में द इंडियन गवर्नमेंट प्रोम्युलेगेटेड। व्हाट डू मीन बाय प्रोम्युलेगेटेड? प्रोम्युलेगेटेड का सिंपल मीनिंग बोला ना अगर, प्रमोट आइडिया, न्यू आइडिया। द इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पहला पूरा पढ़ रहा, उसके बाद में वापस समझाता तुमको। ऑर्डिनेंस under which the central government and court assume extensive power to intervene directly in the affairs of the company and to make the necessary action in the interest of the company. The ordinance was replaced by an amending act of 1951. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस? किसी को पता है ऑर्डिनेंस का मीनिंग क्या होता है? किसी को पता है ऑर्डिनेंस का मीनिंग क्या होता है? बहुत बार सुना है हम लोग ने, न्यूज में भी सुना, ऑर्डिनेंस आया है ऐसा कुछ, पार्लियामेंट में पास होता है कुछ। अच्छा, ओम ने बोला पार्लियामेंट में पास होता है। जनरल पीपल नो। अभी देखो, ठीक है चलो मैं तुमको बताता हूँ क्या है लॉ। देखो इधर पे, अभी जो एक्ट होता है ना, एक्ट, यस लॉ में चेंजेस, लेकिन लॉ में चेंजेस डायरेक्ट नहीं होते। जो एक्ट होता है ना, एक्ट, वो एक्ट है ना सबसे पहला ना बिल में होता है, उसको बिल बोलते हैं, बिल। इफ यू रिमेंबर, आई थिंक सो गिरीश सर ने स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा, वो बिल होता है। एंड बिल होने के बाद में पार्लियामेंट में दोनों असेंबली में उसको प्रेजेंट करते हैं। अभी अपने इधर दो असेंबली कौन कौन है? अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर ओवर तो मालूम नहीं देगा, लेकिन कौन कौन है?
हो दीक्षा ने क्या आंसर दिया है, खत्म कर दिया दीक्षा ने इधर पे। ठीक है दीक्षा, मेरे को बोलने दो, मैं बताता हूँ। वेरी गुड। लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा इज अपर हाउस, लोकसभा इज लोअर हाउस। तो पहला लोकसभा में प्रेजेंट होता है, बाद में राज्यसभा में जाता है, एंड राज्यसभा में पास होने के बाद में वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जब साइन कर दिया ना, तो बिल इज नाउ बिकम एक्ट। बिल इज नाउ बिकम एक्ट। बट पॉइंट इज दैट ये लोकसभा राज्यसभा में अप्रूव कब होगा, जब उनके सेशंस होंगे। लेकिन अभी कहीं पे कुछ सेशंस हो नहीं रहा है और अपने को अर्जेंट बेस पे काम करने का है, तो फाइनल एक्ट साइन करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। लेकिन विदाउट पार्लियामेंट में दिए अगर प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा इमरजेंसी केस में, तो इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेंस। एंड ऑर्डिनेंस का जो भी इफेक्ट होता है वो कब तक होता है पता है, ऐसा मैंने भी सुना है, वो जब तक सेशन वापस से स्टार्ट नहीं होता है तब तक उसका इफेक्ट होता है। क्या बोला समझ में आएगा, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जैसा भी दीक्षा ने एक छोटे टर्म में बोल दिया कि डायरेक्टली पास बाय द प्रेसिडेंट। इट इज नॉट एक्चुअली एक्ट, बट एक्ट का सिमिलर आई कैन से दैट सब्स्टिट्यूट होता है। लेकिन कब तक, जब तक वापस से सेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक। लेकिन है ना, ये जो 1951 में ना ये जो बना ना, तो इसमें साइन तो कर दिया, लेकिन इसमें जो एक्सटेंसिव पावर है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव, मतलब ह्यूज पावर, मोर पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज कोर्ट। मतलब दे कैन इंटरवेन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवेन, इंटरवेन बोला मतलब दे कैन इंटरफियर। इंटरवेन का मतलब क्या, दे कैन इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ, दे कैन इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ कंपनी। अभी कंपनी का जो काम है उसके अंदर डायरेक्टली इंटरफियर कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरफियर कर सकते हैं। 1951 में ये एक्ट पास हुआ। देखो बाद में आगे क्या लिखा है, एक जरा आप अगर सेंटेंस यहाँ पे ध्यान दो तो इधर आगे लिखा है, द ऑर्डिनेंस वाज रिप्लेस्ड बाय एन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1951। तो जब वापस से सेशन स्टार्ट हो गया तो उसको चेंज कर दिया। अब 1951 में आ गए। अब 1951 के बाद में 1952 में एक कमिटी अपॉइंट की जिसको बोलते हैं भाभा कमिटी। भाभा कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप, और उनके चेयरमैन कौन, एच.सी. भाभा। और उसके साथ में उनकी कमिटी के अंदर, कमिटी है मतलब लोग भी होंगे, 12 एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड, 12 एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड। भाभा कमिटी में उन लोग को रिपोर्ट बनाने को बोला। क्यों रिपोर्ट बनाने को बोला, तो रिपोर्ट बनाने के लिए ये बोला कि व्हाट चेंजेस कैन बी मेड इन एक्ट ऑफ 1951। उसके अंदर क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। प्लीज रिपोर्टर्स टेक अ रिव्यू एंड रिपोर्टर्स। तो 1952 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। अब रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में उसके ऊपर सब डिसीजन लेते लेते 1956 हो गया। एंड फाइनली ऑन 1st अप्रैल 1956 इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 came into force, and this act is purely based